हेलो दोस्तों, आपका ये अपनी यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। जैसा कि आप ये सभी बच्चे को देख रहे हैं, ये सभी बच्चे ऐसा ही हैं जैसे जितना स्टेज पे आया उतना ले पाए हैं, ठीक है। बाकी सब बच्चा को यहाँ पे ला सकते हैं और आपके सामने दिखा सकते हैं कि इस बच्चे में कितना हुनर है, कितना समझाने का तरीका पता है। जैसे हम बताएं 2 कॉपी वैसे पढ़ा देगा, वैसे बता देगा। तो आज संडे का दिन है, संडे को आज रखा गया है कि सभी बच्चे को क्लास है और सब बच्चा जितना सीखे हैं उसे आप लोगों को प्रदर्शित करना है, दूसरे के सामने, बच्चों के सामने दिखाना है, ठीक है। तो आज ये सभी बच्चे इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले, शुरुआत करने से पहले, इस सब बच्चे को, अब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इस सब का मांग है सर आप एक गाना सुना दीजिए। तो पहले हम एक गाना सुना देते हैं, उसके बाद सभी बच्चे से पूछताछ करके सभी बच्चे बोर्ड पे चले जाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। देखिए कैसे पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सुनाते हैं गाना। लखीसराय जिला, जिलावा के नामी हो, पवन सर के कोचिंग बागे मैया। लखीसराय जिला, जिलावा के नामी हो, पवन सर के कोचिंग बागे मैया। बड़ी रे नियम से पढ़ाबहथुन, पवन शर्मा इथवागे मैया। बड़ी रे नियम से पढ़ाबहथुन, पवन शर्मा इथवागे मैया। कैसे तोरा पढ़ल बेटा भेजियो, पापा तोहर हथुन बेरोजगार। कैसे तोरा पढ़ल बेटा भेजियो, पापा तोहर हथुन बेरोजगार। कहाँ से लइयो पैसा रे बेटा, नहीं हो औरो कौन रोजगार। कहाँ से लइयो पैसा रे बेटा, नहीं हो कोनो और रोजगार। बड़ी दुखा बात मैया बतैली, गिरी गेलो आँखिया से लूर। बड़ी दुखा बात मैया बतैली, गिरी गेलो आँखिया से लूर। चिंता जानी करिए गे मैया, मजदूरी करके पढ़बो जरूर। चिंता जानी करिए गे मैया, मजदूरी करके पढ़बो जरूर। कहाँ पढ़ जई भी रे बेटा, कौने कोचिंग बारे बेटा। माना माँ लगा करता हूँ पढ़िए, कैसा हूँ भरबो फीस बारे बेटा। माना माँ लगा करता हूँ पढ़िए, कैसा हूँ भरबो फीस बारे बेटा। लखीसराय जइबो पढ़े, पवन सर के कोचिंग बागे मैया। लखीसराय जइबो पढ़े, पवन सर के कोचिंग बागे मैया। बड़ी रे नियम से सिखाबहथुन, पवन शर्मा इथवागे मैया। बड़ी रे नियम से सिखाबहथुन, पवन शर्मा इथवागे मैया। तो इस तरह से मेरे भाई गाना तो सुना दिए हैं। तो आइए जरा सा ये सभी बच्चों से मिलवाते हैं कि ये सब बच्चे क्या पढ़ाना चाहता है। और पढ़ा बहुत कुछ, सब सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का 9 क्लास तक चलता है, जिसमें कि ये सभी बच्चे से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या हुआ मेरे भाई? अमित राज। अमित राज। तुम्हारा क्या नाम हुआ? करण कुमार। करण कुमार। तुम्हारा नाम? आनंद कुमार। आनंद कुमार। छोटे तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। ये सभी बच्चे हैं, सब बच्चा पढ़ाना चाहता है। तो बताओ तुम क्या पढ़ाना चाहते हो? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ाना चाहते हो? हाँ सर। अब बायोलॉजी के पिता के है, बताओ जरा सा। अरस्तु। एकदम सुंदर बताया है, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। लेकिन तुम बायोलॉजी, तुम लगता है पढ़ के आया होगा, रिवीजन करके आया होगा, इसीलिए तुम कहता हम बायोलॉजी पढ़ाएं। बायोलॉजी नहीं पढ़ाना, हम ऐसा सब्जेक्ट देते हैं कि जो बज्जर रहे वो सब्जेक्ट तुम पढ़ाएगा। तुम पढ़ाएगा केमिस्ट्री, पढ़ाएगा ना? पढ़ा देंगे सर। केमिस्ट्री पढ़ाएगा। केमिस्ट्री में कौन लेसन पढ़ाएगा? एक चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर? हाँ। अरे पहला चैप्टर पढ़ाए, इसका मतलब हो सकता तुम पढ़ के आया होगा। पहला चैप्टर ना, तुमको पढ़ाना 5वां चैप्टर। मंजूर है? बोलो। हाँ ठीक है, मंजूर है। कोई भी चैप्टर दे सकते हैं। हाँ। हम तीसरा भी दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आप ही लोग बताइए इसको कौन सा चैप्टर दे? कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री के देते हैं। चलो मेरा मन के अंदर, तुम बताओ ये कौन चैप्टर पढ़ाएगा, तुम ही बताओ। हाँ, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला।
पांचवा। पांचवा। तो चलिए तुम्हारा क्या कहना है? पांचवा। पाँचवा। पांचवा। चलिए तुम्हारा क्या कहना है? पाँचवा। पांचवा चैप्टर। तुम्हारा? पांचवा। पांचवा। पांचवा चैप्टर यानी सबका विचार, मेरा विचार, ये सबका विचार पांचवा है। तुम पांचवा ही पढ़ाएगा। और तू कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे सर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाएगा? यस सर। वाह, फिजिक्स में कौन चैप्टर? पहला चैप्टर की, दूसरा की, तीसरा की, चौथा, पांचवा? पांचवा है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। अच्छा ठीक है, लेकिन जो है ना, तुम फिजिक्स तो आसान होता है, फिजिक्स को फिल करने की सब्जेक्ट है, लेकिन हम तुमको फिजिक्स पढ़ाने नहीं देंगे। तुमको हम देते हैं आर्ट्स पढ़ाने के लिए। आर्ट्स में एगो चैप्टर है नाजीबाद, तुम पढ़ा सकता है? नाजीबाद पढ़ाएगा? यस सर। हम तुमको नाजीबाद देंगे, तुम नाजीबाद पढ़ाएगा और तुम पढ़ाएगा केमिस्ट्री का 5वां लेसन पढ़ाएगा। तुम ये लड़का इधर आओ, तुम जो है कौन किताब पढ़ाना चाहता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी? अरे ज्योग्राफी तुम लोग लगता है तैयारी करके आया है। सब एकदम बोलता है कि मेरा रुचि ज्योग्राफी में ही, कहता मेरा रुचि इसमें है। तुम्हारा जो रुचि है ना ज्योग्राफी में, हम तुमको देते हैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध से शुरुआत करने के लिए। क्या करेगा? हाँ यस सर। पक्का? पक्का। बना देगा? यस सर। एकदम तहलका मचा देगा? यस। ठीक है, देखिए भाई साहब, ये छोटा बच्चा है, ये पढ़ाएगा हिस्ट्री का, एकदम प्रथम विश्व युद्ध से शुरुआत करेगा। चलिए इसको हम दे दिए हैं प्रथम विश्व युद्ध, और इसको हम दे दिए हैं नाजीबाद दे दिए हैं, ठीक है। और इसको दे दिए हैं हम अपने मन से केमिस्ट्री दे दिए, 5वां लेसन दे दिए हैं। तो चलिए पहले केमिस्ट्री से आप लोगों को शुरुआत करवाते हैं। ये बच्चा पढ़ाएगा पहले केमिस्ट्री में क्या क्या बता पा रहा है अपने मन से। अभी 9 क्लास का बच्चा है, ज़्यादा तो है नहीं, हाई फाई क्लास 9 में। जो भी इसे त्रुटि हो जाए आप लोग थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, बच्चा समझ करके। ऐसा नहीं कि ये वो, ठीक है, बहुत तरह की बात नहीं, ठीक है। मंजिल मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश करना क्यों छोड़ दें, यह गलत बात है। इसीलिए यह गलत बात है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि एकदम इसे सपोर्ट करना है। जैसे कि जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए हर एक बच्चे के पास। सफलता इससे नहीं मिलता है, सपना बनाना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है, लक्ष्य चुनना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, तब जा करके मुझे सफलता मिलता है ना। इसीलिए सफल होना, उसके लिए तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, देखिए ये सभी बच्चे जो है ना तपस्या करने वाले हैं। लगभग मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं हम सबसे पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, एक एक बच्चे जवाब देगा, ऐसा नहीं कि नहीं। एक बच्चे, अब हम इसमें किसी एक को खड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में बहुत सारा बच्चा बोझ समझता है, हार्ड समझता है। देखते हैं आज ये लड़का को जितना बताया गया है, पढ़ाया गया, सिखाया गया है, आज ये केमिस्ट्री में बताएगा। हो सके मिस्टेक कहीं हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे आप लोग थोड़ा जाइए, इसको थोड़ा हम देते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो तुम यहाँ पे बताओ केमिस्ट्री, चलो इसे तुम लगा लो। केमिस्ट्री पढ़ाएगा ना? हाँ सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ये लड़का जो है अच्छे दिन से मेरे यहाँ पढ़ रहा है। चलो यहाँ पे देखो समझाना है, लो इधर से लिखना है। चलिए आप लोगों को बीच जो है काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? चलिए ठीक है, दिखा देते हैं। अब आप लोगों के बीच जो है यहाँ से तो गड़बड़ हो गया है। हाँ यहाँ से बैक होता है, ठीक है, यहाँ से बैक होगा। और ये क्यों नहीं काम कर रहा है पता नहीं, लेकिन आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए। और ये जो है देख लेते हैं कहाँ क्या दिक्कत हुआ है। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पे हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का, ठीक है। और ये बच्चा जो है अब समझाने की प्रयास करेगा। यहाँ से काम करना बंद कर दिया है। हाथ से भी नहीं सर, हाथ से होता है, हाथ से भी नहीं। चलिए ठीक है, इसको जो है ना
चलो लो पढ़ाओ। यहाँ से बैक करना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ से बैक करना है, जहाँ मिस्टेक हो जाएगा यहाँ से बैक कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी यहाँ से पेज बदल लेना है, प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ से पेज बदल के पढ़ाना शुरू करो। यस। ठीक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। हाँ, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 5 यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले बताइए कि संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन क्या होगा, जो वो सारी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, यानी जो कि हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। चाहे दुनिया में जितना भी चीज़ है, सब संसाधन है जो कि हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर सके। जैसे ले लेते हैं हम, ये मार्कर ही ले लेते हैं, ये भी देखिए हमें लिखने का काम आ रहा है, यानी कि ये क्या है, संसाधन है। बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, पहाड़ हो गया, मिट्टी हो गया, तालाब हो गया, ये सब चीज़ क्या है, संसाधन है। तो हम संसाधन किसे, तो देखिए संसाधन का हम कुछ उदाहरण लिख देते हैं। तो संसाधन में क्या क्या आ गया, जैसे जल आ गया, वायु आ गया, ये किताब आ गया, घर भी आ गया, घर में हम रहते हैं, यानी ये भी हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है। अब खाना मतलब जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारे आवश्यकता क्या है, न्यूनतम आवश्यकता चीज़ें, यानी कि हम क्या करते हैं, ये सब को हमारा जीवन में रहना जरूरी है। रोटी हो गया, कपड़ा, अब कपड़ा भी लिख देते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, इत्यादि। तो संसाधन समझ होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। और जो मोबाइल से आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये भी प्राकृतिक, ये भी संसाधन है एक तरह का, क्योंकि ये भी तो आपके काम आ रहा होगा, इसीलिए। अब हम संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, क्योंकि संसाधन के दो प्रकार होता है। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। क्या होता है, मानव निर्मित तो देखिए संसाधन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो अब देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, तो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ हर वस्तु जो हमारी मूल आवश्यकता को पूर्ति कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। यानी कि इसका दूसरा भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है कि लो तुम इसका उपयोग करो, उससे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे क्या आ गया इसमें, इसका बहुत सारा हो सकता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश भी देखिए प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद फिर पानी, क्योंकि पानी तो बहुत ज़रूरी है। वायु तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर अभी मान लीजिए कि अगर अभी हम पानी पिए, तो अगर हम 1-2 घंटा पानी नहीं भी पिएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हवा अभी लिए हैं, तो अगर अभी मान लीजिए वायुमंडल खत्म हो गया, तो क्या हम 1 मिनट भी रोक सकते हैं वायु को? नहीं। इसलिए वायु का होना सबसे पहला जरूरी है। पहला आवश्यकता हमारा वायु और दूसरा आवश्यकता है जल। समझ गए? तो प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया। दूध रोटी खाना मोटा मोटी समझना है कि जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमें भगवान ने दिया, उसे सबको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ये सब हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पहाड़ भी देखिए हो गया, क्योंकि पहाड़ को हम क्या खोद के बनाए नहीं। अब जैसे हो गया नदी भी खोद के थोड़ा उसमें पानी देते हैं, तो पहले से दिया हुआ है नदी। ये जो खेत, यानी कि जिसको हम जमीन भी हो सकता है। काम क्यों नहीं कर रहा है? खेत जैसे हो गया, मान लीजिए कि खेत हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब है प्राकृतिक संसाधन है। अब हम जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो जिसे मानव ने हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन।
उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। जैसे क्या हो गया, ये देखिए ले लीजिए, जैसे मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल ले लिए, और जिसे हो गया हमारा कपड़ा, ये सब तो मानव नहीं बनाया है। बेंच, कुर्सी, टेबुल, ये सारा सब चीज़ क्या किसने बनाया है, तो ये सारा चीज़ मनुष्य ने बनाया, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। तो हमें इस चैप्टर में खास तौर पे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन में क्या है, वो तो हमने आपको बता दिया, वायु, जल, मिट्टी, पवन, पहाड़, नदी, ये सब क्या है, ये सब है प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो ये वाला नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि नवी का मतलब क्या होता है, नवी का मतलब होता है नया, यानी कि जो चीज़ हमें फिर से नया मतलब हमें उपयोग करने के लिए मिल जाए। नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहेंगे, तो वे वस्तुएं जिसे हम एक बार इस्तेमाल करके दूसरे बार भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि जो असीमित है उसका हम उपयोग बहुत मतलब कि बहुत दिन तक इसका उपयोग कर सकते, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए उसी को हम कहेंगे नवीकरण। ये क्या है, ये है असीमित है, इसका उपयोग हम पुनः असीमित है। और नवीकरणीय संसाधन क्या है, असीमित है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, मतलब ये हम पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे क्या हो गया, जल, क्या पानी कभी खत्म होगा, नहीं होगा। वायु खत्म होगा, नहीं। ये सब खत्म हो जाए तो फिर धरती पर जीवन ही नहीं रहेगा। सूर्य का लाइट खत्म होगा, सूर्य का प्रकाश, भूमि, और देखिए भूमि भी है, भूमि भी तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या आ गया, नवीकरणीय संसाधन में आ गया। तो नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहेंगे, तो वे सारी वस्तुएं जिसे हम एक बार उपयोग में ला करके उसे हम दूसरी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये असीमित मात्रा में है, इसे हम बहुत दिन तक भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब हम देख लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। नवी का मतलब हो गया यानी कि नया हम नहीं प्राप्त कर सकते, जिसे हम नया नहीं प्राप्त कर सकते। ये क्या है, ये है सीमित मात्रा में, जिसे बनने में बहुत साल, बहुत वर्ष, बहुत दिन लग जाते हैं बनने में। इसीलिए क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन को हम दोबारा, अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो हम इसको जो है दूसरा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर ये ख़त्म हो गया तो। क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत सारे जैसे ये खनिज हो गए, खनिज में क्या आ गया, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, यही सब आता है। तो ये सब को अगर हम एक बार इस्तेमाल कर निकाल ज़मीन से खोद कर, क्योंकि हमारे लिए ज़मीन क्या है, ज़मीन तो सीमित है। भारत का तो अपना एक ज़मीन जिसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ, 32.8 लाख वर्ग। अब इतना क्या ही अंदर से ज़मीन से खोद के निकालेंगे, ये सब चीज़ खनिज निकालेंगे और क्या कोयला भी निकालेंगे, तो इसी सब से निकालेंगे। तो इसी सब से हम निकालेंगे तो ये सब क्या होगा, कभी खत्म होने, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो इसको बनने में बहुत दिन लग जाएगा। तो वो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो ये संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये सीमित मात्रा में, उससे हम क्या करते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन। इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं, इसका उदाहरण हम जैसे दे सकते हैं, आपको खनिज दे देते हैं, जितना भी खनिज हो गया। उसके बाद हम दे देते हैं कोयला, कोयला के बाद हम दे देते हैं आपको देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और कुछ बहुत सारा निकाला जाता है, पेट्रोलियम इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, वो नवीकरणीय संसाधन। आपको समझ में आ गया कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमें फिर से मिल सके उपयोग करने के लिए, उसे नवीकरणीय संसाधन, और जिसे हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते तो एक बार करने के बाद उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वायु। अब हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु बोले तो हवा, हवा क्या है, वायु क्या है, आप बताइए तो वायु क्या है। तो ये जो है ये कई गैसों का मिश्रण है। ये क्या है, ये कई गैसों का
ये बहुत सारे गैस से मिलके बना हुआ है वायु। यही है कि वायु क्या है, तो ये कई गैसों का मिश्रण है, ये बहुत सारे गैस से मिलके बना हुआ है। कितने सारे गैस, देखिए इधर हम लिख रहे हैं। पहला में हम लिखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी कि N2, और ये कितना परसेंट हमारे वायुमंडल में है, 78%, 78%, सॉरी 78% है नाइट्रोजन। उसके बाद फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन है, और यानी कि इसको हम O2 भी लिखते हैं। और ये कितना है, ये है हमारा 21%। उसके बाद हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसको हम क्या शॉर्टकट में CO2 भी कहते हैं। ये है 0.03%। और क्या है, और आर्गन भी, ये देख लीजिए हमारे अति वायुमंडल में आर्गन है 0.93%। और बाकी के और सारे अन्य गैसें भी हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं। तो देखिए वायु क्या है, तो वायु कई गैसों का मिश्रण है, और ये बहुत सारे गैस से मिलकर बना है। जैसे नाइट्रोजन, वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%, और आर्गन कितना है, तो 0.93%, और अन्य गैस भी बहुत सारे हैं। अब हम देखेंगे कि अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुक्र और मंगल जैसे ग्रह पे जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि शुक्र और मंगल जैसे ग्रह पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% है। अब आप बताइए, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 95% है वहाँ जीवन रह सकता है वाला? नहीं रह सकता। इसीलिए मंगल, ये शुक्र, ये सब ग्रह पे क्या है, जीवन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये जो है हमारे पृथ्वी पर तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है, तब इतना गर्मी करता है। सोचिए ये आ जाए तो क्या पूरा ब्लास्ट कर जाएगा पृथ्वी। अब हम देखते हैं आगे। अब देखेंगे कि वायु का क्या क्या उपयोगिता है, कि मतलब वायु का क्या क्या उपयोग है, हम वो जानेंगे। वायु की उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि वायु का क्या क्या उपयोग है। देखिए वायु का हम कहाँ कहाँ उपयोग लाते हैं। सबसे पहला जरूरी तो हमारे सांस लेने में, यानी कि सबसे पहला जरूरी क्या है, श्वसन में। श्वसन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति कम से कम 240 से 265 kg तक एक दिन में सिर्फ वायु ग्रहण करता है। एक आदमी जो है सांस लेने में 240 से 265 kg तक वायु ग्रहण करता है, इतना लेता है। और ये श्वसन क्रिया में क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, त्याग करता है। और फिर अब ये क्या कहता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जैसे पहुंचता है तो हमारे जो ये हमारे इस कोशिका में क्या उपस्थित है, मतलब हमारे खून में हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जब श्वसन क्रिया हम हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तब बनाता है, ये है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, तब बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। उसके बाद फिर क्या करता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के हर कोशिका में ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो वहाँ से एक ठो शर्करा प्राप्त होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं O6 होता है। तो ये इतना, ये है हमारे अणु, यानी कि इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं और इसको हम शर्करा भी बोल सकते हैं। शर्करा यानी कि ग्लूकोज, ये क्या है, तो ग्लूकोज है। तो अगर हम C6H12O6 देखिए हम क्या करते हैं, जब बन जाता है तो ऑक्सीजन मिल जाता है कोशिका को, तो फिर वो हमको क्या देता है, ये चीज़ देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब ये दोनों मिलता है तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाता है हमारे शरीर में जल, और हमारे शरीर में बनाता है ऊर्जा।
जिसके कारण हम इधर एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ उर्ज बहुत सारे काम करते हैं। किसके कारण? ऊर्जा हमको मिलता है तभी ना हम एक जगह दूसरी जगह बढ़ जाते। इसीलिए शर्करा यानी कि ग्लूकोज और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो दोनों जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी जिसको हम त्याग करते हैं। फिर हमें शरीर में जल बहुत जरूरी है, क्योंकि जल हमारे पाचन क्रिया में, श्वसन क्रिया में, सब जगह ये उपयोग है, पचाने में, सब क्रिया में। और ऊर्जा देता है कि अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो एक आदमी कैसे बोल सकेगा, दौड़ सकेगा, यही सब है। तो आप देख लीजिए कि श्वसन क्रिया में जरूरी है वायु। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। श्वसन में हो गया। अब है दूसरा क्या है जानते हैं? पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं वायु के क्रिया में। लिखेंगे कि पौधे अपने भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वायु का। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए, पौधे अपने भोजन बनाने के लिए भी वायु का उपयोग करते हैं। आप बोलिएगा पौधे अपने भोजन बनाने के लिए वायु का उपयोग कैसे करता है? तो देखिए, सबसे पहले आप हमको बताइए कि पौधा जो है वो भोजन कैसे बनाता है? पौधा भोजन कैसे बनाएगा? तो और कौन पौधा बनाता है? जिसमें क्लोरोफिल हो, हरा पौधा बनाएगा। तो यानी कि जिसमें क्या क्लोरोफिल हो, तो ये कैसे बनाता है? जब उसको कार्बन, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, तो जैसे यानी कि वायुमंडल से वह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद हम पौधा में क्या डालते हैं? जल डालते हैं, जिससे वो क्या होता है? बड़ा होता है, यानी ग्रोथ करता है। तो हम उसमें क्या डालते हैं? जल। ये तो हो गया। ये दोनों होने के बाद फिर क्या होता है? उसको सनलाइट मिलता है। क्या मिलता है? सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसके क्रिया में वो क्या बना, अगर सनलाइट नहीं मिलेगा उनको तो वो क्या कर सकता है? अपना भोजन नहीं बना सकता है। कौन? ये। तब वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा पौधा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है और सूर्य का प्रकाश मिला, तो वो क्या बनाता है? वो अपने लिए भोजन बनाता है C6H12O6 ये बनाता है। और उसके बाद फिर बनाता है O2। ये तो अपने लिए भोजन बना लिया और ये ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। कौन? पौधा। तो अब बताइए कौन पौधा बनाता है? तो ये हरे पौधे बनाते हैं। हरा पौधा यानी जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा हो, जिनके, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल। अब समझ में आ गया कि ये पौधों के लिए भी क्या है? वायु जरूरी, क्योंकि अगर वायु नहीं रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहेगा? क्योंकि वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो कैसे खाना अपना बनाएगा? इसीलिए तो क्या आता है? क्लोरोफिल किस में रहता है? तो हरा पत्ती में, पौधा की हरा पत्ती में मौजूद रहता है। समझ गए? पहला श्वसन क्रिया में, दूसरा पौधा अपना भोजन बनाने के लिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है ईंधन के लिए। तीसरा है यानी कि दहन के लिए, ईंधन जलाने के लिए। ईंधन जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए भी क्या जरूरी है? वायु। ईंधन मतलब समझ लीजिए आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको आग लगाने के लिए वायु आना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें वो कैंडल ले ली है, अब अगर हम वहाँ पे जला दिए और कैंडल जलाने के बाद वहाँ पे तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस वजह से यानी कि हवा जा रहा है, इसलिए से वो क्या हो रहा है? वो मतलब कि जल रहा है। अगर हम कोई उसको ढक देंगे, जहाँ पे मोमबत्ती जला उसको ढक देंगे, तो क्या वहाँ वो जलेगा नहीं? मतलब उसके आसपास जितना भी रहेगा ऑक्सीजन, उससे तो वो जल जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही खत्म होगा वो मिल जाएगा। इसलिए कहता है कि ईंधन जलाने के लिए किसका जरूरी है? तो वायु। जब वायु नहीं रहेगा तो क्या कोई भी वस्तु नहीं जलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन के साथ अगर हम देते हैं ऑक्सीजन तो तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम मान लेते हैं जैसे क्या, हाँ यही देख लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही तो बनता है। अगर हमको कोयला के जैसे लकड़ी ऐसे बहुत सी जलाते हैं तो क्या ईंधन जलता है। यानी कि जलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? वायु जरूरी है। तो ईंधन जलाने के लिए क्या जरूरी है? वायु। वायु कैसे जरूरी है तो देख लिए, क्योंकि अगर वायु नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। जैसे कार्बन के साथ अगर हम ऑक्सीजन की वायु, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हम जैसे देखते हैं, अब क्या देखते हैं? अब हम बनाएंगे हरित गहरा प्रभाव। हाँ, तो पहले आपको पहले कुछ बता दें कि हरित गहरा प्रभाव क्या है। तो ये इसका इंग्लिश नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जो है ताप को नियंत्रण कौन रखता है? ये हरित गहरा प्रभाव। और ये मतलब सबसे ज़्यादा तो वायु का नियंत्रण के लिए ये जिम्मेवार है, लेकिन इसको रखता है कौन? हरितगृह प्रभाव करता है। ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हरितगृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी किसका जरूरी है? वायु का जरूरी है। तो हरितगृह प्रभाव के लिए क्या जरूरी है? तो वायु, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वह हरितगृह क्या है? तो ये कांच की बनी एक इमारत होती है जो कि पौधों को ठंडक से बचाने के लिए जरूरी है।
क्योंकि क्या होता है कि बहुत जगह ठंडी वाला जहाँ है तो वहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाता ठंडी जगह में, तो वहाँ पे ये हरित गृह बनाया जाता है जहाँ से कि पौधों को बचाया जा सके, क्योंकि पौधों को तो सूर्य का प्रकाश चाहिए लेकिन वहाँ तो ठंडा नहीं मिल रहा, तो इसको क्या होता है कि पौधों को बचाने के लिए हरित गृह का अति किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये हरित गृह क्या, एक कांच का बना हुआ एक इमारत है, जैसे ही सूरज का प्रकाश वहाँ जाता है तो कांच की ये जो बनी रहती है उसमें प्रवेश कर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। नहीं होता है कि बोलता है आया तुम अपना मर्जी लेकिन जाएगा मेरा मर्जी से, इसीलिए वो तो आया तो अपना मर्जी से लेकिन जाएगा किसका मर्जी से, हरित गृह बोलेगा जाओ तो जाओ, नहीं बोलेगा तो नहीं जाओ, इसीलिए हरित गृह इसका यहाँ चलता है। वो तो आगे तो गया अपना मर्जी से लेकिन जाएगा उसका मर्जी से, हरित गृह के मर्जी से जाएगा। तो यही वाला जब कांच की बनी इमारत में घुसता है तो प्रवेश तो कर जाता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर जब नहीं निकलता है तब बाहर नहीं निकलता है, इससे क्या होगा, बहुत जितना भी उसका सतह को गर्म कर देता है हरित गृह के वहाँ जो अंदर में जितना भी पैक रहता है, इससे क्या होगा, पौधों को बच जाता है। इसी तरह से जो है हमारे वायुमंडल में भी यही प्रक्रिया होती है। और ऐसे ही बता देते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए हरित गृह में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जब रात में तो नहीं रहता है सूर्य, तो आप बोलेंगे कि रात में कैसे होगा, तो बहुत ठंडा लगेगा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना कुछ ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, जिससे के कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का ताप बहुत कम नहीं हो पाता है, ठंडा होता है पर उतना भी कम नहीं होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो सोचिए क्या होता, पूरा ठंडा कपकपी जैसा, तो क्या होता, हमारे क्या अस्तित्व रहता पृथ्वी पर, कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए CO2 इसके लिए, अगर रात में मान लीजिए कि रात में तो सूरज का प्रकाश नहीं रहता है तो वहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जितना भी अवशोषित किया है सूरज का किरण उसको बचा कर रखता है, और रात में क्या करता है, अपने पूरा को तापमान को कम नहीं होने देता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो सोचिए क्या क्या होता। लेकिन एक चीज़ और बताया जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करने से किसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अगर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाएगी। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या समस्या आती है, तो अगर ये हो गया तो पूरा गर्मी होगा। अब आप ही बताइए कि जब 0.03% जो रहता है, जब यही वाला पृथ्वी को इतना गर्म देता है, तो अगर पूरा मान लीजिए कि और अगर बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, मान लीजिए अगर 1% भी आ गया ना तो ये क्या है, पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए हमको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना नहीं है बल्कि खतरा करना, बल्कि उसको बचाना है। अगर हम बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएंगे तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, पृथ्वी को बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हमको इसको कम करना। अब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का कम करना पड़ेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कम करेंगे तो इसको, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम होगा, वृक्षारोपण करेंगे तब, यानी जब हम वृक्ष को रोपेंगे तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रण में ला सकते हैं। हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो देखिए वृक्षारोपण की समस्या, तब ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं आएगी। तो हम कैसे समस्या ठीक कर सकते हैं, तो वृक्षारोपण की अगर करके हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, जिससे कि पृथ्वी बच सकता है। तो जान लिए कि हरित गृह क्या होता है, इसके कारण ही क्या है, इसके कारण ही हमारा पृथ्वी जो है अस्तित्व में, और अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, हमारा पृथ्वी पे अस्तित्व नहीं रहेगा, खतरा भी बन सकता। तो ये भी देख लिए। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, अब है वर्षा के लिए। अब आप बोलिएगा कि वर्षा के लिए वायु कैसे है। अब हम ये जो चीज़ अभी हम समझाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम देगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले को फिगर बना देते हैं, फिर अगर गलत भी होगा तो माफ़ कीजिएगा, उतना हम नहीं है फिगर, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको और गाढ़ा दे देते हैं, ठीक। हाँ, ये है समुद्र, ये क्या है, समुद्र है, और ये जो है ये है हमारा स्थल, ये क्या है, स्थल है। अब देखिए ये है समुद्र और ये है स्थल। दिन में क्या होता है आप ही बताइए, तो दिन में सूर्य यहाँ रहेगा, मान लीजिए ये देखिए सूर्य है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये है सूर्य भगवान। दिन में क्या होता है कि स्थल जल्दी गर्म होता है, दिन में क्या होता है, स्थल जल्दी गर्म होता है, पानी क्या होता है, देरी से गर्म होता है। आप देखिएगा कि गर्मी के दिन में जैसे ही आप जाइएगा, रखिएगा ना पैर जमीन पे, हाँ पूरा लगता है गर्म, जैसे आप समुद्र में जाएगा मज़ा आ गया ठंडा। इसीलिए क्या होता है कि गर्मी के दिनों में स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, और समुद्र जल्दी देरी में गर्म होता है और देरी में ठंडा भी होता है।
तो आप बताइए कि जब जैसे ही यहाँ पे जो है जब ये दिया मतलब जब सूरज का रोशनी पड़ा तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? स्थल। जब स्थल गर्म होगा तो क्या होगा? समुद्र तो देरी से गर्म होगा। समुद्र जब देरी से गर्म होता है तो स्थल वाला जो हवा है यानी कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे है गर्म हवा, क्योंकि जहाँ का ज़मीन गर्म होगा वहाँ का हवा भी गर्म होगा। और आप जानते हैं कि गर्म हवा कहाँ जाता है? ऊपर की ओर उड़ जाता है। गर्म हवा ऊपर की ओर चला जाएगा। ये क्या होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। तो अभी तो यहाँ उच्च दाब है इसीलिए ऊपर उठ गया, क्योंकि गर्म हवा क्या करता है? ऊपर उठता है, तो ये ऊपर उठ गया। अब आप बताइए कि समुद्र के ऊपर जो वायु है, समुद्र के ऊपर जो यहाँ पे क्या है? यहाँ है ठंडा हवा, ठंडा हवा है। अब ठंडा हवा की करेगा? इधर जाएगा। अब इधर कैसे जाएगा ठंडा हवा? क्योंकि यहाँ पे जो हवा था गर्म हवा वो तो कहाँ चल गया? गर्म हवा जो था वो तो ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ तो हवा गर्म था। आप जानते हैं कि गर्म हवा ऊपर ऊपर चला जाता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब यहाँ हो गया जगह खाली। जब यहाँ जगह खाली हो गया, देखिए अपना लोग हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए स्कूल गए तो वहाँ बेंच जैसे खाली नहीं बोलता चल चल लुट भाई। और उसी क्यों होता है कि यहाँ पर भी करता है। यहाँ पे जो हवा रहता है जब ये गर्म हवा ऊपर चला गया तो यहाँ अब ठंडा हवा बचा, बोलता है अरे यहाँ जगह पर खाली लो, जल्दी चल तो कोई लूट रहे। तो ये आता है जल्दी आता है, और यहाँ पे जो खाली रहता है जगह वो यहाँ ई वाला हवा यहाँ आता है ठंडा हवा। अब देखिए जब ये गर्म हवा जो है ये ऊपर उठ गया, फिर अबरी गर्म हवा की करता है, देखता है कि अरे ये यहाँ तो खाली हो गया, चलो इधर। तो अबरी की करता है, ये अबरी इधर जाने लगता है, समझे? अबरी इधर जाने तो ऐसे करते 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 क्या होता है, फिर जब गर्म हवा इधर आता है तब अबरी यानी कि ये तो यहाँ ये गर्म हवा बोला कि यहाँ खाली होला, अबरी ये क्या कहता है? गर्म हवा यहाँ पे आता है यानी समुद्र के ऊपर आ जाता है। ठंडा हवा यहाँ बोला अबरी ऊपर खाली हो गया, तो अबरी गर्म हवा जो ठंडा हवा जो था समुद्र वाला ये भी गर्म होकर ऊपर उठ गया। फिर अबरी जो यहाँ पर जो आया था स्थल वाला हवा वो भी ठंडा हो गया, तो ये तो ऊपर उठ गया। तो अबरी बोला चल उधर खाली हो गया, चल अबरी इधर से। बस यही प्रक्रिया चलते रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समुद्री समीर। समुद्र समीर, क्योंकि ये समुद्र से किधर जा रहा है इसे हम कहते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं समुद्री समीर। क्योंकि समुद्र से हवा किधर जा रहा है? स्थल की ओर जा रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे समुद्री समीर। और समुद्री समीर में क्या होता है कि स्थल के बारे में पहले बात कर रहे हैं। ताप यहाँ होता है ज़्यादा, जब ताप ज़्यादा रहेगा तो हवा भी यहाँ क्या होगा? गर्म हो जाएगा। यहाँ का रहता है ताप कम और यहाँ हवा भी क्या रहेगा? ठंडा रहता है। बस यही क्रिया होती है। यहाँ का स्थल का क्या होता है? ये ज़मीन ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होता है यहाँ का हवा भी गर्म होगा। जब गर्म हवा होता है ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठ जाएगा गर्म हवा, तो यहाँ का जगह खाली होगा। जब यहाँ जगह खाली होगा तो ये वाला यहाँ आ जाता है। फिर अबरी गर्म हवा जो ऊपर उठा वो देखता है यहाँ खाली हो गया, अब यहाँ आ जाता है, फिर ये वाला यहाँ। बस यही प्रक्रिया चलते रहता है। इसी को क्या कहते हैं? हम समुद्री समीर कहते हैं। और यह क्रिया कब होता है? यह होता है दिन में, दिन के समय होता है। ये होता है दिन में, जब सूरज का प्रकाश रहता है तब होता है। तो समुद्री समीर समझ गए। अब चलते हैं रात के समय। अब रात में क्या होता है? रात में एक बार फिर से फिगर पढ़ते हैं। ये है स्थल, ये क्या है? जमीन, और ये है समुद्र। तो आपको हम शुरू में ही बता दिए थे कि जो चीज़ जल्दी गर्म होता है तो वो जल्दी ठंडा भी होता है, जो चीज़ देरी से गर्म होता है वो देरी से भी ठंडा होता है। तो अब क्या होता है? रात के दिन में, रात जब हो गया तो यहाँ पे तो सूर्य भगवान नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ तो सूर्य भगवान, यहाँ आ गया चंद्रमा आ गया, तो यहाँ तो सूर्य तो है नहीं। तो चंद्रमा तो जब ये जल्दी गर्म हुआ तो ये जल्दी ठंडा भी होगा ना, तो ये क्या हो गया? स्थल ठंडा हो गया। लेकिन अभी भी समुद्र का पानी क्या है? गर्म है, क्योंकि ये देरी तक गर्म रहता। जब यहाँ पे गर्म है, जब अब क्या है? अब यहाँ पे गर्म हवा है। दिन में क्या था? दिन में गर्म हवा था स्थल में, लेकिन यहाँ है गर्म हवा भी समुद्र में। अब गर्म हवा की करेगा? ऊपर उठेगा। गर्म हवा जब ऊपर उठे देखेगा यहाँ की जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे जो आता है ठंडा हवा, यहाँ जो ठंडा हवा बोला चलो 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 इसको लूटेंगे। जिसे उसमें नहीं बताया था कि जिसे स्कूल में बेंच लूटने के लिए कैसे बच्चा कहता है चल चल यहाँ जगह खाली चल लूट। उसी अभी गर्म हवा जब ऊपर उठ गया तो ये ठंडा हवा इधर जाएगा, इसको लूटेगा। यहाँ जो जगह खाली हुआ ठंडा हवा इधर आ गया, तो गर्म हवा जब ऊपर उठा, गर्म हवा किधर आ गया? इधर आ गया। तो ऊपर उठ के अब ये बोलेगा, जैसे ही हवा यहाँ आया होगा ये हवा तो इधर चल के बोलेगा उधर जगह खाली हो गया, फिर अब ये कहाँ आएगा? इधर आएगा। बस यही प्रक्रिया चलते रहता है।
ये वाला गर्म हवा उस दिन में होता था कि गर्म हवा ऐसे से चल रहा था, ये हो रहा है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी कि गर्म हवा पहले समुद्र का था, ऊपर उठा तो इधर ऊपर उठा तो फिर यहाँ जगह खाली हो गया, तो यहाँ ठंडा हवा था, ये अब इधर आया, जब इधर आया तब यहाँ खाली हुआ, तो जो था समुद्र वाला जो ऊपर उठा था वो इधर आया, बस यही प्रक्रिया चलता है। इसे ही हम कहते हैं इसे हम कहते हैं स्थल समीर कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्थल समीर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जमीन से चल रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे स्थल समीर। अब आ गया समझ में समुद्री समीर और स्थल समीर क्या होता है। ठंडा में क्या होता है, ताप यहाँ क्या होता है, कम रहता है। स्थल का बात कर रहे हैं, यानी कि जमीन का तापमान कम रहेगा, हवा भी कम रहेगा। यहाँ देखिए, यानी कि हवा क्या ठंडा रहेगा, यहाँ ताप रहेगा ज़्यादा, पर यहाँ हवा भी रहेगा। पता ही नहीं है, नहीं चल रहा है, चल थोड़ा धीरे धीरे चलता है। चलता नहीं है, दिक्कत हो गया है कुछ लगता है। ठीक है, आगे तो ये बताने का तो बहुत कुछ बता सकता है, पूरा एकदम समाप्त कर देगा, लेकिन इस समस्या को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों नहीं, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ गया। इसे देखने के बाद आप लोग से पुनः फिर से मुलाकात करते हैं। कुछ बोल दो सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, सब्सक्राइब वगैरह। हाँ, तो इतना अच्छा से पढ़ाए हैं, इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए, ताकि हमारा भी चैनल आगे बढ़ सके। यहाँ कितना अच्छा से पढ़ाएं, हम आपको ऐसा ही अपडेट हमेशा देते रहेंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे। जल्द ही हम फिर से अगला क्लास में मिल रहे हैं, ये सब फिर से हम एक और पढ़ाएंगे, जिसमें कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब अभी बाकी ही है, अभी सब हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।